नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में सबसे पहले तो हमें देख लेते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं और जो जो इसमें वेरियस क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो आप बस एक आर्टिकल देख लीजिए। तो अनुच्छेद 124 से ये देखिए भाग 5 में है, भाग 5 के अध्याय 4 में आर्टिकल 124 से 147 तक इसका वर्णन है। ठीक है, आपको अगर ये कभी याद नहीं आया कि एंड कहाँ पे होगा तो 148 से 151 तक क्या है, कैग है, तो आपको आगे पीछे कहीं पता होना चाहिए तो भी काम चलेगा। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना की बात की गई है। ठीक, फिर अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन की बात की गई है कि वेतन कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा। 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करी गई है। 127 में एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करी गई है। 128 में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में रिटायर्ड न्यायाधीश की उपस्थिति या रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और साथ ही साथ में सजा देना किस पे, अगर इसकी अवमानना हो रही है तो। ठीक है, फिर 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीट कहाँ होगी। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र क्या है। 132 से 134 तक में अपील क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, सिविल मामले, विधायी मामले, संवैधानिक मामले, ये सब सिविल हो गया, और ये क्रिमिनल बोलना चाह रहा है यहाँ पे, क्रिमिनल मैटर हो गया। फिर 135 में संविधान पूर्व कानूनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ। 136 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील करने की विशेष सम्मति, तो स्पेशल लीव पिटीशन की बात कर रहा है। फिर 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। फिर 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। और 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक, ये सब चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब हम शुरू करते हैं तो हम इसमें देख लेते हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता कि मतलब कोई भी आदमी या कोई भी संसद तभी अच्छे से काम कर सकती है जब उसको कुछ फ्रीडम प्राप्त हो, जब उसको कुछ ये चीज़ें पता हो कि भाई मैं ये करूँगा तो मेरे पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। तो एक वो फ्रीडम क्या है उस संस्था को। तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो पॉलिटिकल प्रभाव से मुक्त है, और न्यायपालिका के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये कॉलेजियम सिस्टम होता है, उसके तहत होती है। वर्तमान में क्या सिस्टम चलता है, वर्तमान में सिस्टम चलता है सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट होता है। जैसे अभी मान लीजिए संजीव खन्ना है आपके 51, तो अब आने वाले समय में 52वां, 53वां, 54वां कौन बनेगा ना, ये सब पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, अनटिल अनलेस उनकी मौत नहीं हो जाए या फिर वो 65 वर्ष उनकी एज न पार हो गई हो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कार्यकाल की सुरक्षा। तो भाई उनको कार्यकाल है कि वो मतलब 65 वर्ष की आयु अधिकतम है उनके पास कार्यकाल के लिए। तो न्यायाधीशों को केवल संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है और जिससे स्थिरता सुनिश्चित रहेगी। ठीक है, इनको हटाने के लिए भी एक पूरी प्रोसेस चलेगी। ऐसे नहीं है कि आज मन किया तो हटा दिए, नहीं, अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके तहत हटाया जाता है। निश्चित सेवा शर्तें हैं। वित्तीय आपातकाल के अलावा वेतन और लाभों को उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता। फिर इनका वेतन जो संचित निधि पर भारित है। ठीक है, वह संचित निधि पर लगाए जाते हैं जिससे संसद द्वारा उन पर मतदान नहीं किया जा सकता। फिर आचरण संरक्षण। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर तब तक चर्चा नहीं कर सकती जब तक कि महाभियोग प्रस्ताव सक्रिय न हो। आप इसका 121 में उदाहरण देख सकते हैं कि संसद में किसी, जैसे लेट सपोज संजीव खन्ना जो वर्तमान में CJI हैं, उन्होंने कुछ भी बोला, उस पर संसद में बात नहीं चलेगी। ठीक है, और ना ही संसद के किसी आचरण पर सुप्रीम कोर्ट में बात चलेगी। फिर सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध। पक्षपात को रोकने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश भारतीय न्यायालयों में अभ्यास नहीं कर सकते। इसके अलावा अवमानना सकती है कि भाई किसी ने सिविल और क्रिमिनल दो टाइप के मैटर होते हैं, और किसी ने अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन को मानने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसने पेश होने से इनकार कर दिया, या फिर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ अभद्र सा बोल दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अवमानना की शक्ति के अंतर्गत आता है कि वो उनको सज़ा देगी। 1971 का एक्ट है, उसके तहत तो उनको सज़ा मिलती है। किसी पे जुर्माना लग जाता है और किसी को क्या मिलती है, जेल हो जाती है। कर्मचारी स्वतंत्रता। मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से न्यायालय के कर्मचारियों
को नियुक्त करता है। अधिकार क्षेत्र संरक्षण, संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम नहीं कर सकती लेकिन उनका विस्तार कर सकती है। ठीक है, ये किस में आता है? ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है। 10वां, कार्यपालिका से पृथककरण। आपने आर्टिकल 50 में देखा होगा कि न्यायिक मामलों में कार्यकारी हस्तक्षेप को रोककर न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। और सेम ही ऐसा हूबहू आपको हाई कोर्ट के बारे में लिखना है। हाई कोर्ट की स्वतंत्रता जब आएगी तो वहाँ पे भी आपको सेम और टू सेम यही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाई कोर्ट की स्वतंत्रता वाला मैटर खत्म कर लिया। ठीक है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ क्या क्या है? तो मूल अधिकार क्षेत्र है, रिट अधिकार क्षेत्र है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, सलाहकार अधिकार क्षेत्र है, और क्या अधिकार क्षेत्र है? और उसके पास ये है कि वो रिकॉर्ड का न्यायालय है। ठीक है, जो उसने बोला, ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया और वो हवा में उड़ गई बातें, वो पूरा रिकॉर्ड होता है, लिखा जाता है। फिर न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, संवैधानिक व्याख्या कर सकता है, और अन्य शक्तियाँ हैं उसके पास। ठीक, तो हम अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या उसका अधिकार क्षेत्र है। तो ये देखते हैं। तो पहला देखिए मूल अधिकार क्षेत्र। मूल अधिकार का मतलब क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके, मतलब ये जो लेट सपोज मूल अधिकार क्षेत्र में ABCD ये 4 चीज़ें आती हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। ठीक है, ये हाई कोर्ट के पास भी नहीं है ये पावर्स। तो ये अधिकार क्षेत्र से सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच या कई राज्यों के बीच विवादों को निपटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हैं। लेट सपोज एक तरफ MP है और एक तरफ केंद्र सरकार है, एक तरफ MP है प्लस CG है वर्सेस में केंद्र सरकार है। ठीक है, MP वर्सेस CG है। ठीक है, फिर MP प्लस केंद्र सरकार है वर्सेस में गुजरात सरकार है। तो इतने सारे अगर मैटर हो गए तो सीधे मैटर कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों के बीच विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रिट अधिकार क्षेत्र, हमने आर्टिकल 32 में पढ़ा था ना कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे कि हैबियस कॉर्पस की बात की थी मैंने और जय भीम मूवी के बारे में आपको बताया था। तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना हाई कोर्ट घुसे, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार प्रक्षा, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिलेंगी इस रिट के तहत में। अच्छा, और इस रिट को और विस्तार कौन दे सकता है? संसद दे सकती है। अगला है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। अपीलीय अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत फलाने सेलिब्रिटी को, अब सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। तो भाई ऐसा क्यों कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैटर सुनाया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि भाई इस एक्स आदमी को हम इस मामले में 7 साल की जेल सुना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगले ही पल एक ब्रेकिंग नहीं जाएगी कि एक्स मामले, जो एक्स व्यक्ति है ना, उसके जो वो हैं, कौन वकील हैं, वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने। और उसी दिन ही, मतलब ये 12 बजे इनको सज़ा भी हो गई यहाँ हाई कोर्ट में, और ये शाम को 4 बजे सुप्रीम कोर्ट से जाकर के बेल भी ले आएंगे। ठीक, तो आप देखिए ये क्या है? अपीलीय अधिकार क्षेत्र का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों से दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में अपील सुनता है। जैसे हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील जिसमें पर्याप्त कानूनी प्रश्न शामिल हो, तो सीधे कहाँ जाते हैं? ये आपके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फिर सलाहकार अधिकार क्षेत्र, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति कानूनी या संवैधानिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। अच्छा, न्यायालय की राय सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती। तो चाहे तो माने चाहे तो न माने, पर वो मांग सकता है उससे। अच्छा, अगला है आपका कौन सा? अगला है आपका रिकॉर्ड कोर्ट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले आधिकारिक माने जाते हैं और सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, लेट सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई AI रोबोट से कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो AI रोबोट को कमांड देकर किसी का मर्डर कर देता है, तो ये चीज़ जो है उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं दिलाएगी। तो पूरे हाई कोर्ट में या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब जगह फिर यही चलेगा, यही लॉ बन जाएगा। मतलब मेरा वचन ही है शासन, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। इनके पास अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। ठीक है, इसी के तहत शामिल ये भी है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशल रिव्यू, न्यायालय संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों की जांच कर सकता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे संविधान के अनुरूप हो। उदाहरण, असंवैधानिक कानूनों को रद्द करना। ठीक है,
फिर संवैधानिक व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने, इसके प्रावधानों में अस्पष्टताओं को हल करने का अंतिम अधिकार है। उदाहरण केशवानंद भारती मामले जैसे ऐतिहासिक मामले। ठीक है, संवैधानिक व्याख्या कर सकता है ना कि भाई जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, बोला ना, उसकी व्याख्या। कभी ऐसा तो था ही नहीं कि हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ चीज़ शामिल हो, कुछ भी नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने इनोवेशन किया, ठीक है। और दूसरी जो यूएस में पहले आ चुका था, तो वहाँ से फिर एनालिसिस किया, समझा, जाना, और फिर यहाँ लागू किया। तो इस तरीके से व्याख्या कर सकता है संविधान की कि कोई जैसे परामर्श शब्द है। अब इस परामर्श का क्या मतलब समझा जाए कि ये सिर्फ मतलब एक ओपिनियन है जो शेयर कर दिया गया है, जिसे मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, या फिर ये परामर्श जो परामर्श दे दिया गया इसे मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी है, ये सब समझा जाता है। फिर अन्य शक्तियाँ, इसमें अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करना, जनहित याचिका के माध्यम से सार्वजनिक हितों की रक्षा करना, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े चुनाव विवादों को संभालना शामिल है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं सीजेआई की नियुक्ति प्रक्रिया। ठीक है, 124 में है ना, संवैधानिक प्रावधान 124(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सीजेआई की नियुक्ति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। वरिष्ठता परंपरा, परंपरागत रूप से सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, ऐसा ये क्वेश्चन नहीं आता है कि सीजेआई की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन करता है। हाँ, नियुक्ति कौन करता है सब आती है, पर पूरी प्रोसेस नहीं आती, तो आप अपना दिमाग मत खपाइए उस पर। सिफारिश प्रक्रिया, निवर्तमान सीजेआई इस पद के लिए सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं। कार्यकारी भूमिका, कानून मंत्री सिफारिश को प्रधानमंत्री को भेजते हैं, जो अंतिम नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है भाई साहब, ये आपका हो गया। अब कुछ पृष्ठभूमि है, इसमें क्या है कि 1950 से पहले का युग, सीजेआई की नियुक्ति के ऐतिहासिक। सीजेआई की नियुक्ति परिभाषित प्रोटोकॉल के बिना ब्रिटिश सम्मेलनों के आधार पर की जाती थी 50 से पहले। स्वतंत्रता के बाद 50 से 73 में क्या हुआ, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को लगातार सीजेआई के रूप में अपॉइंट किया जाता था, जैसे अभी करते हैं। 73 में क्या हुआ, एन रे की नियुक्ति। इंदिरा गांधी सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की, जैसे ए आदमी है, बी आदमी है, सी आदमी है, डी आदमी है। ठीक है, अभी ए आदमी जो है सीजेआई है, इसके बाद 3 वरिष्ठ लोग ये थे कंटिन्यू। ठीक है, अब ये जो ई आदमी है इन तीनों से जूनियर है। तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी और वरिष्ठतम नियम को तोड़ते हुए न्यायमूर्ति एन रे को सीजेआई के रूप में नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो इनके बाद इन तीनों की जगह इनको सीजेआई बना दिया। 77 में क्या हुआ, एच बेग की नियुक्ति कर दी। आर खन्ना की जगह न्यायमूर्ति बेग की नियुक्ति होने पर एक और विचलन हुआ। इन विवादों के कारण न्यायिक नियुक्ति के लिए सख्त मानदंड बन गए। ठीक है, अब हम आते हैं सीजेआई की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया द्वितीय न्यायाधीश मामले के बाद 1993 में कॉलेजियम प्रणाली आ गई। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1992 द्वारा स्थापित न्यायपालिका को अधिक नियंत्रण प्रदान करती है। कॉलेजियम अनुशंसा, निवर्तमान सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर वे अगले सीजेआई की अनुशंसा करते हैं। ठीक, निवर्तमान मतलब जो वर्तमान में है। कार्यकारी भूमिका, राष्ट्रपति व्यवहार में कॉलेजियम की अनुशंसा का पालन करने के लिए बाध्य है। वरिष्ठता परंपरा, जब तक असाधारित परिस्थितियां उत्पन्न न हो, वरिष्ठतम न्यायाधीश को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट जज सेम अपॉइंटमेंट, ऐसी हाई कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट होती है। जब तक असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न न हो, वरिष्ठतम न्यायाधीश को प्राथमिकता दी जाती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब हमने ये सब देखा, अब हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक, तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। हमने देखा था शुरू में आर्टिकल जब देखा था, तो इसमें आपका 126, 127 और 128 ये 3 आर्टिकल शामिल है। कैन आई हैव सम वाटर? ठीक है, तो अगर ऐसा आ गया इन सब के बारे में, तो आप लिख दीजिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कब? जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तबीयत खराब हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, कोमा में चले गए हो। ठीक है, ये अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, है ना। बरसात हो रही है और मिसेस न्यायाधीश बोल रही हैं कि नहीं आज पकौड़े खाओ, मत जाओ आज। ठीक है, तो भाई नहीं जा पाए, कौन टाल पाएगा।
रावण ने नहीं सुनी अपनी पत्नी की बात, तो देखिए क्या हुआ। तो ये सुन लेंगे। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अपद रिक्त हो, मान लीजिए मृत्यु हो गई हो, पद रिक्त हो, ऐसी स्थिति, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करा जाएगा इन सब कंडीशनों पे। ठीक है, अब क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे बात कर रहा है जैसे संजीव खन्ना वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। अब ऐसी कुछ इन 3-4 सिचुएशन इनके साथ बीत जाती है, तो क्या होगा, जो राष्ट्रपति होगा, जो इनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, उनको क्या करेगा कि कार्यवाहक मतलब कि कार्यकारी, समझ गए, एग्जीक्यूटिव, या फिर मतलब वर्तमान में अभी जज बना देगा, काम चलाओ। ठीक है, कि जब तक अभी ये नहीं आ रहे हैं तो आप बन, ऐसा आप कहीं मॉनिटर बने होंगे। ठीक है, या कभी कभी जब रोहित शर्मा नहीं खेल पा रहे हैं तो शुभमन गिल को बना दिया जाता है, इस टाइप से। अब जैसे ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो बाहर हो गए हैं फिलहाल टीम से, कुछ अनफिट होने की वजह से, तो महेंद्र सिंह धोनी वापस कैप्टन बन गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से होता है। फिर तदर्थ न्यायाधीश, तो यहाँ पे सीजीआई के लिए बात चल रही थी। यहाँ पे जो उनके अलावा जैसे 1+33 वर्तमान में संख्या है, इन 33 के लिए बात चल रही भाई। ये हो रहा है कि अच्छा, इनको कौन अपॉइंट करेगा, सीजीआई अपॉइंट करेगा। कब, जब सुप्रीम कोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श और राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, और तदर्थ न्यायाधीश को अन्य कर्तव्यों की तुलना में सुप्रीम कोर्ट की बैठकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, क्या होगा कि भाई कोई लॉ बनाना है, ठीक है, किसी लॉ पर डिस्कशन करनी है, या कोई एक्ट आया गया है, अब उस अलग अलग पीठ बनी हुई है ना, 4, 5, 6, 7 अलग अलग पीठ चल रही है। अब ये 33 न्यायाधीश कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए तदर्थ न्यायाधीश बुला लेंगे, और उस सब में वो सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज में होती है। क्या क्या होती है भाई, सबसे पहले तो ये होती है कि भारत का क्या हो, कनाडा का नागरिक हो, नहीं भारत का नागरिक हो, पागल वागल ना हो, ठीक है, 10 साल तक वकालत का अनुभव हो, 5 और है ना सब, 5 साल, पागल वागल और में नहीं है, 5 साल तक उसके पास जज का अनुभव हो। ठीक है, हाई कोर्ट में जज का अनुभव। ठीक है, ऐसे नहीं खड़े खड़े मोहल्ले में जज करने वाले नहीं, ये वाला। और 5वां मतलब इसी में एक चीज़ और है, जैसे कि जो अपना राष्ट्रपति है उसकी नज़र में अच्छा ज्ञानचंद हो कानून का, तो ये सब क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर ये सब दिख रही हैं तो तदर्थ न्यायाधीश बन जाएगा भाई। तो अब सेवा रिटायर्ड न्यायाधीश, राष्ट्रपति, अब जैसे मान लीजिए कोई घोटाला हो गया, ठीक है, कोई सा घोटाला बोल दीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लो बोफोर्स घोटाला ही हुआ था, ठीक है, तो अब मान लीजिए राफेल का घोटाला हो गया, ठीक है, तो अब इसकी जांच करने के लिए अब भाई इधर से किसी को बनाएंगे, इधर से किसी को बनाएंगे, बहुत काम है। तो और रिटायर वाले जज भैया क्या कर रहे हो आप, फालतू नाती पोते को मत खिलाओ, आओ यहाँ पर और इस केस की जांच करो। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा इन्हें। रिटायर्ड न्यायाधीश को भी नियुक्ति के लिए सहमति देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सभी अधिकार, क्षेत्र, शक्तियाँ, विशेष अधिकार से प्राप्त होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब बराबरी ना करो, अभी ऐसे वाला बोल देंगे इनको। अब अगर इनको हटाना है, ठीक है, अब मूड सनक गया कि नहीं भाई नहीं रखना, आपने फलाना ढिकाना काम कर दिया है, अब आप जाइए, तो कैसे करें। प्रस्ताव की शुरुआत होगी सदन के, क्या ऐसा आ जाए लोकसभा राज्यसभा, नहीं भाई दोनों में से शुरू हो सकता है। लेकिन अगर लोकसभा से ला रहे हैं तो 100 लोग लेकर आओ, राज्यसभा से आ रहे हैं तो 50 लोग लेकर आओ। ठीक है, फिर दूसरा ये लोग मान लीजिए कि लोकसभा से आए, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने अध्यक्ष को देंगे, ये लोग अपने सभापति को देंगे। ठीक है, अध्यक्ष क्या करेगा, अगर अध्यक्ष मान गया तब तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर ये आगे कैरी ऑन होगा, फिर अध्यक्ष स्वीकार कर लिया तो अब क्या होगा, जांच समिति बनेगी 3 सदस्य की, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, या सीजीआई भी हो सकता है, अगर सीजीआई पे नहीं चल रहा है तो, अगर सीजीआई को नहीं हटा रहे हैं, किसी और न्यायाधीश को हटा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो सीजीआई होगा या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक प्रतिष्ठित न्यायचंद होगा, न्यायविद होगा। ये 3 लोग मिलकर के क्या करेंगे, अच्छा, फिर समिति रिपोर्ट देगी। अब इसने रिपोर्ट दी, आरोपी की जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी। यदि न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता का दोषी पाया गया तो प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर संसद की स्वीकृति आएगी। अच्छा, ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, प्रत्येक प्रस्ताव को प्रत्येक सदन द्वारा निम्नलिखित के साथ पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत, 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान, और कुल सदस्यता का साधारण बहुमत।
ठीक है, ये चीज़ होगी। राष्ट्रपति का आदेश, अच्छा ये दोनों जगह से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। संसद में सफलतापूर्वक पारित होने के बाद राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करेगा। भारतीय इतिहास में आज तक किसी मुख्य न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। और हाई कोर्ट जज का जब आप रिमूवल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही लिखना आप, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे मैंने स्वतंत्रता और ये वाली चीज़ें आसान बना दी है आपके लिए मैंने। अब अगर हम देखें कि आपका हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारा ख़त्म होकर के हाई कोर्ट लग गया है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करने के बाद ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में जो रिलेटेड आर्टिकल है वो देख लीजिए आप, ये हमको पार्ट 6 में मिलेगा, ठीक है। जैसे हमें पार्ट 5 में क्या मिलता है सुप्रीम कोर्ट, तो पार्ट 6 में स्टेट वाले में, यूनियन वाले में हमें सुप्रीम कोर्ट मिलता है, स्टेट वाले सेक्शन में हमें हाई कोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो 214 में क्या बोला, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। 7वां संशोधन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा बोला गया कि एक या एक से अधिक, मतलब जैसे 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उनके लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। जो यूटी हैं वो भी आ सकते हैं, जैसे आप देखिए पंजाब हाई कोर्ट, ठीक है। तो हरियाणा, चंडीगढ़ इसी के अंतर्गत आता है, तो ये ऐसे ही ध्यान रखिए आप। 215 हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। 216 हाई कोर्ट का गठन। 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, पद की शर्तें। 18 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ प्रावधानों का हाई कोर्ट पर लागू होना। 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ राज्यपाल दिलाएगा। 220 हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के बाद वकालत पर प्रतिबंध। 221 हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, ठीक है। वेतन जो है वो राज्य सरकार देगी, वेतन कौन देगा, स्टेट, लेकिन जो पेंशन है वो कौन देगा, केंद्र। 222 क्या बोलता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र। 224 क्या बोलता है, अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 से रिटायर्ड न्यायाधीशों की कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति। 225 हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र। 226 हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, ये सुप्रीम कोर्ट से छोटी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण। 28 क्या बोलता है, संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित मामलों का हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र। 229 हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी। 230 केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। ये अनुच्छेद सामूहिक रूप से भारत में उच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करते हैं। अब देखिए एक यहाँ पे आपको विशेष बात बता देता हूँ, जो हाई कोर्ट के जज का रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह होता है, अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरह होती है, फ्रीडम सुप्रीम कोर्ट की तरह है। तो ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो हम इस पर नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, ठीक है। अतिरिक्त न्यायाधीश हमने देखा था, जैसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वैसे कार्यवाहक या अतिरिक्त एडहॉक तो अपनी जगह है ही। अतिरिक्त न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है जब कार्यभार में अस्थायी वृद्धि हो जाए, लंबित मामलों का बकाया हो, ठीक है। कार्यवाहक न्यायाधीश, जैसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है वैसे कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जब कोई स्थायी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं चल रही, जब कोई स्थायी न्यायाधीश अनुपस्थित है या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करना स्थायी न्यायाधीश के कर्तव्यों को फिर से शुरू करने तक पद धारण करता है। इसके अलावा रिटायर्ड न्यायाधीश, ये 224A के तहत अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। रिटायर्ड न्यायाधीशों की सहमति होनी चाहिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और विशेष अधिकार का आनंद लेता है, लेकिन हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाता। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ आपने देखा था। इसके बाद आप देखिए भारत में न्यायिक समीक्षा। अब देखिए हम जुडिशियल रिव्यू पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हाई कोर्ट वाले में हमें इतना ही पढ़ना था, रिमूवल अपॉइंटमेंट सब अपने पहले पढ़ लिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा और हाई कोर्ट के बारे में देखा एक साथ, तो हमें यहाँ पे एक साथ काम आ जाएगा। अब जुडिशियल रिव्यू, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यूएसए में उत्पन्न हुआ, ठीक, जिसे पहली बार मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में स्थापित किया गया।
ये यूएसए की बात चल रही। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को न्यायिक समीक्षक शक्ति प्रदान है, जो आपके लोअर कोर्ट हैं उनको नहीं है। मूल संरचना सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान की एक मौलिक विशेषता के रूप में घोषित किया और यह सुनिश्चित कहा कि इसे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भी कम या हटाया नहीं जा सकता। महत्व क्या है न्यायिक समीक्षा का? संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखना कि संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। संघीय संतुलन, केंद्र और राज्यों के संतुलन बनाए रखने के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है। अगर कभी भी विधायिका या संसद ऐसा कुछ काम कर देती है जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए। अब न्यायिक समीक्षा की कोई परिभाषा तो होगी। न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता का आकलन कर सकती है। यदि वे असंवैधानिक पाए जाते हैं तो उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाता है। जैसे NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों और कार्यों को सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति SSM कादरी ने न्यायिक समीक्षा को 3 प्रकारों में बांटा: संवैधानिक संशोधन, संसद, राज्य विधानसभाओं और अधीनस्थ निकायों का विधान, संघ, राज्य और संबंधित प्राधिकरणों की प्रशासनिक कार्रवाइयाँ। मान लीजिए संवैधानिक संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सरकार ने ऐसा कर दिया कि फंडामेंटल राइट को बौना बना दिया, ठीक है। हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बोलने की शक्ति है, उसको सीमित कर दिया। तो इससे क्या है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू के तहत इस कानून को ख़त्म कर देगी। अब संसद ने, राज्य की विधानसभा ने या उसके अधीनस्थ निकाय ने कुछ विधान बनाया, कोई लॉ बनाया और ऐसा लॉ बनाया जिससे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो उसे 0 कर दिया जाएगा। संघ, राज्य और संबंधित प्राधिकरण की प्रशासनिक कार्रवाई, कुछ ऐसा प्रशासनिक नियम आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भर्ती आई MPPSC की, अब उसमें यह है कि 33% आरक्षण महिलाओं को देना है, लेकिन 20% सीट रिजर्व है, तो यह संवैधानिक हो जाएगा, तो एक मामला कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ ऐतिहासिक मामले हैं जहां जुडिशल रिव्यू लागू की गई, उसमें गोलकनाथ मामला 1967, केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स 1980 शामिल है। हाल का उदाहरण 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया, ठीक है। ये आपका जुडिशल रिव्यू है। अब जुडिशल रिव्यू के कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिसमें आपका आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से आर्टिकल 131, केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य विवादों में मूल अधिकार क्षेत्र, 132 संवैधानिक मामलों में अपीलीय अधिकार क्षेत्र, 133 सिविल मामलों में अपीलीय अधिकार क्षेत्र, 134 आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकार क्षेत्र, 134 से हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रमाण पत्र प्रदान करना। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपका कुछ संवैधानिक प्रावधान है, इसको आप देख सकते हैं आगे, ठीक है। ये आप इधर देख लीजिएगा। अच्छा, संविधान पूर्व कानूनों की निरंतरता। अनुच्छेद 372 क्या बोलता है? संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए कानूनों की निरंतरता के लिए प्रावधान किया गया है। न्यायिक समीक्षा का दायरा क्या है? किसी विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को 3 आधारों पर चुनौती मिल सकती है। क्या वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहे हैं? यदि कानून संविधान के भाग 3 में गारंटीगत मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो जुडिशल रिव्यू के दायरे में आएगा। क्षमता की कमी। यदि कानून बनाने वाले प्राधिकारी ने अपनी कानूनी शक्तियों से परे काम किया है तो जुडिशल रिव्यू के अंडर आएगा। संवैधानिक प्रावधानों का विरोधाभास। यदि कानून संविधान के प्रावधानों का खंडन करता है या उनके साथ असंगत है तो जुडिशल रिव्यू के अंडर में आएगा, ठीक है। ये सब तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ऐसे ही अगला पोर्शन है न्यायिक सक्रियता, तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशल रिव्यू को देखा। इसके बाद हम न्यायिक सक्रियता और PIL और फिर उसके बाद हम उसमें लोक अदालत पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।